इनका मकसद तो ब्रिटिश ट्रेड को प्रमोट करना और कॉलोनियल इंटरेस्ट को आगे ले जाना ही था। लेकिन फिर भी रेलवेज की डेवलपमेंट ने इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया और इनडायरेक्टली नेशनलिज्म को प्रमोट किया। 1852 में इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि टेलीग्राफ की मदद से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तुरंत मैसेज पहुंचा सकते थे। लगभग 4000 माइल्स की इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइंस कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, जो कैलकाटा को पेशावर, बॉम्बे, मद्रास और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ देती हैं। इसके अलावा 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ और पहली बार पोस्टेज स्टैम्प्स इशू किए गए। लेटर को चाहे कितनी भी डिस्टेंस के लिए भेजना हो, हर लेटर के लिए आधा आना यानी कि 2 पैसे का यूनिफॉर्म रेट फिक्स कर दिया गया। इन रिफॉर्म्स की वजह से पोस्ट ऑफिस, जो अभी तक बस ट्रेजरी को ड्रेन करने का काम ही कर रहा था, अब एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुए इन डेवलपमेंट्स ने इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज करने का काम किया। कंक्लूजन, डलहौजी ने इंडिया में बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उनका प्राइमरी मोटिव इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को सेफगार्ड और कंसोलिडेट करना ही था। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि डलहौजी एक इंपीरियलिस्ट थे। उन्हें इंडिया के लोगों की विशेस या सेंटिमेंट्स की कोई परवाह नहीं थी। सही बात है। इसलिए उन्होंने एनेक्सेशंस करते समय किसी भी तरह के मॉरल्स को फॉलो नहीं किया। फिर बात चाहे पंजाब के साथ बिट्रियल की हो या अवध जैसे पुराने अलाय को धोखा देने की, डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह की नीतियों का इस्तेमाल किया। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उनकी पॉलिसीज को 1857 की क्रांति का एक इंपॉर्टेंट कारण भी माना जाता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। दोस्तों, इंडिया पर रूल करते समय पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा एक्सेट्रा के साथ भी ब्रिटिशर्स का कांटेक्ट होता है। वो कैसे इनके साथ अपने रिश्ते निभाते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, इसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले भूटान के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की बात करते हैं। एंग्लो भूटानीज रिलेशंस। 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस भूटान भेजे जाते हैं। इनका ऑफिशियली तो यही कारण बताया जाता है कि भूटान क्रॉस बॉर्डर रेड कर रहा है या फिर डिसिडेंट्स को शेल्टर दे रहा है, लेकिन असली वजह तो ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस थे। भूटान इंडो टिबेटन ट्रेड के लिए तो वाइटल था ही। इसके अलावा टी प्लांटेशन के लिए द्वार रीजन की कमर्शियल वायबिलिटी भी सभी जानते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिशन 1863-64 में वाइसरॉय लॉर्ड नया नेक्सॉन लिया है इसे और नेक्सॉन से ही भिड़ जा रहा है। बताओ, में भेजा गया था। सेम बिरादरी का आदमी इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। ईडन ये भी क्लेम अरे करते क्या हैं कि लोड़ू आदमी है, जल्दी गाली देते नहीं हम, लेकिन जिसके बाद नवंबर 1864 में गुस्सा दिला रहा है ये वाला। भूटान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर सोच रहा नेक्सॉन ले लिए हैं तो द्वार वॉर कहा जाता है। ये देखो, इसको लौड़ा कभी लेफ्ट जाना है, मौजूद थी। बकचोद लोग के हाथ में कार आ जाता है ना, तो ये दिक्कत होता है। Swords, knives जैसे वेपन्स के साथ वेल इक्विप्ड ब्रिटिश आर्मी का सामना करती है। ये वॉर सिर्फ 5 महीने तक ही चलता है और भूटान अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कितने अच्छे मूड में थे, खो देता है। इसके साथ ही पिछले बॉर्डर क्लैशेस में ऑक्यूपाई की हुई इंडियन टेरिटरीज को भी सरेंडर करता है। इसके बाद 11 नवंबर 1865 को ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन की जाती है, जिसके अनुसार भूटान असम दुआर्स और बंगाल दुआर्स की टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे देता है। यही सरेंडर किए हुए डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिशर्स द्वारा टी गार्डन्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न भूटान में दीवानगिरी की 83 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स की हो जाती है, जिसके बदले में भूटान को 50,000 रुपीज की एनुअल सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1910 तक ऐसे ही बनी रहती है। 1910 में इसे रिवाइज करके नई ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ पुनाखा कहते हैं।